हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 हम पूरा करेंगे और ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा बीच छोटा भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का टॉपिक है। और वैसा टॉपिक है जो आप साइंस के अंदर भी थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हो कि खनिज क्या चीज होते हैं, इनके बारे में। तो खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन क्या होते हैं, खनिज क्या होता है, जो जमीन से हमें सामान प्राप्त होता है, जमीन से खुदाई के पर जो चीजें मिलती हैं वो हमारे खनिज के रूप में हमको प्राप्त होती हैं, वो क्या होती है, खनिज कहलाते हैं। चलो उसके बारे में थोड़ा बहुत परिचय और क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है। हाँ, एक बात और, सभी लोग 6:30 बजे वाली क्लास में ज्वाइन किया करो शाम को। मैथ्स का रिवीजन है, मैथ्स का रिवीजन करते हैं। और हर संडे आपका एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, कभी मैथ का, कभी साइंस का, कभी इंग्लिश का, इसका। ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाओ, जिससे ये सभी पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है लोकेश रावल अकेडमी के नाम से है, वहां पर जाकर के जुड़ जाओ सभी लोग। ठीक है। ठीक, लोकेश रावल अकेडमी को सर्च करो टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सभी लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है आप सभी लोगों के लिए सफिशियंट है। इनको पढ़ लो अच्छी तरीके से, एक दो बार वीडियो देख लो, एक दो बार इनको पढ़ लो, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एसएसटी की जो इतनी मोटी बुक है उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली तौर पर आराम से समझ जाओगे और सब कुछ याद कर लोगे। और एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने टॉप 35 टॉपिक सामाजिक विज्ञान के ऊपर, ठीक है, उसको देख लो। उसमें जो टॉपिक डिस्कशन किए हैं उनको याद कर लो ढूंढ के, बस फिर तो समझ लो आपका काम हो गया बल्ले बल्ले। यानी आपको एसएसटी में 85 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। 85 प्लस ही आपके आएंगे। इन टॉपिक्स को आप रट्टा मार लो। ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक करते हैं शुरू। सबसे पहले परिचय क्या है, खनिज क्या होते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आकृति आंतरिक संरचना होती है। यानी कि एक धरती के अंदर से जो खुदाई करने पर जो सामान मिलते हैं वो हमारे लिए खनिज ही होता है। जो सामान नीचे से जमीन में से हमको प्राप्त हो रहा है वो खनिज के तौर पर जो खुदाई करने पर मिलते हैं। ये क्या है, प्राकृतिक स्वरूप है, विद्यमान होता है। ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना आदि सभी चीजें मिलती हैं वो हमारे लिए खनिज बन जाती है। खनिजों की उपलब्धता, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं, अयस्क फॉर्मेशन में। किस में पाए जाते हैं, अयस्क फॉर्मेशन में। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण या संचय अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। कोई भी खनिज पदार्थ है जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, अयस्क मिले हुए हैं। अयस्क के जो फॉर्मेशन है, बहुत सारा मटेरियल उसके साथ में मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अयस्क कहलाता है। यानी मिश्रणों का संचन, यानी कि हमको जो खुदाई की, हमने खुदाई करने के बाद हमको मिट्टी वगैरह और जो कुछ भी वगैरह हमको सामान मिला वो एक अयस्क फॉर्मेशन है, उसके साथ मिश्रण मिला हुआ है। ठीक है। सब कुछ ये आप लोग साइंस के अंदर पढ़ते हो। खनिज प्राय निम्न सेल समूह में प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दर्रों, जोड़ों, भ्रंशों व बिरदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिलाओं के रूप में, इसको मत पढ़ना यार, इसको मत पढ़ना। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, जिप्सम, पोटास, नमक आदि। ये कैसे हैं, अवसादी चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी खनिजों का निर्माण होता है और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जैसे बॉक्साइट। ठीक है। यानी कि काफी अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, वो क्या हो जाती है, बॉक्साइट के रूप में। उसको हम जानते हैं, क्या नाम उसका, बॉक्साइट नाम, बॉक्साइट चट्टान। जैसे फॉर एग्जांपल ये खनिजों का वर्गीकरण। खनिज एक तो होते हैं धात्विक खनिज, क्या होते हैं, धात्विक, जिसमें धातु उपस्थित होते हैं, और एक अधात्विक खनिज जिसमें धातु उपस्थित नहीं होते हैं। लौह खनिज, लोहा, मैग्नीज आदि। अलोह खनिज, तांबा, बॉक्साइट आदि। यानी जो लोहे के खनिज होते हैं जिनमें लोहा उपस्थित होता है वो लोहा, मैग्नीज हो गया, तांबा, बॉक्साइट हो गया। और अधात्विक कौन से होते हैं, जैसे ईंधन मिला हमको, ईंधन खनिज हो गया, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैसें जो कुछ भी मिलती है। और अन्य अधात्विक खनिज, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब क्या है, अधात्विक है, जो कि धातु नहीं है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप, प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनियम प्रमुख है। इसमें क्या है, सोना चांदी मतलब की चीज तो नहीं मिलती है, मतलब की चीज तो सर यही मिल रही है। ठीक है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन। महासागरीय जलों में भी विशाल मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं विशाल मात्रा में। महासागरीय जल है तो सबसे ज्यादा तो क्या मिलेगा, सामान्य नमक ही मिलेगा, फिर मैग्नीशियम मिलेगा, ये सब चीजें मिलेगी। खनिजों का 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, खनिजों का 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब देखते हैं धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज क्या चीज होती है। धात्विक, अधात्विक तो हमने समझ लिए। धात्विक खनिज, इस खनिज में धातु होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। लौह खनिज जिनमें लोहा उपस्थित होते हैं, और एक बिना लोहे के यानी अलोह खनिज, इसमें लोहा प्राप्त किया जा सकता है। लोहा खनिज अधात्विक खनिजों के कुल उत्पादन का मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लोह अयस्क क्या होते हैं? लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। औद्योगिक विकास की रीढ़ है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। 70% क्या पाया जाता है? लोहे का अंश पाया जाता है मैग्नेटाइट में। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% होती है, ठीक है, यानी लोहे की जो मात्रा होती है इसके अंदर कम होती है मैग्नेटाइट के मुकाबले। हेमेटाइट में 50 से 60%, जबकि मैग्नेटाइट में 70% लोहांश होता है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह अयस्क में धनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोह अयस्क भारत के अंदर है। भारत में प्रमुख लोह अयस्क की पेटियां हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्गा बस्तर चंद्रपुरी पेटी, चंद्रपुर पेटी, कर्नाटक में बेलगिरी चित्रदुर्ग। ये सब चीजें जो आपको याद रखनी है और पढ़नी है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये मैप है जिसके अंदर आप देख सकते हो उनको। चलिए, मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? इसका मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है मैग्नीज का। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से इसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, ठीक है। अलोह खनिज। अलोह खनिज क्या होते हैं? इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता, सिंपल सी बात है। इनका उपयोग धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अलोह खनिजों के उदाहरण जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा व सोना वगैरह, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आगे, तांबा धातुवर्धित या तंग ताप स्वचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले पदार्थ को बॉक्साइट होता है। जैसे कि आपने प्रेस, पुरानी प्रेस देखी होंगी, प्रेस के ऊपर का जो हैंडल होता था उनके रूप में इसका बॉक्साइट का इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट होते हैं। इसके बाद में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं संचालक भी होता है। इसमें अधिक धातुवर्धनीयता भी पाई जाती है। एल्युमिनियम के अंदर धातुवर्धनीयता पाई जाती है, ठीक है। भारत में बॉक्साइट के निष्पक्ष मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह पर ये सब चीजें पाई जाती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये सब टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई भी लॉजिकल चीज ऐसी नहीं है कि मैं इसको समझाऊं भाई ये यहाँ पर जाता है, इसका ये हुआ था, इसके पीछे की ये स्टोरी है, वो स्टोरी है। अब स्टोरी लाख चीज कौन सी है? जैसे हिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ता है, पॉलिटी में थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है। अब ये तो चीजें आपको पढ़नी है। देखो, खनिज क्या है, खनिज कहाँ मिलता है? तो भाई उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा में क्यों मिलता है, कौन सी जगह पर मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा कहानी बनाओ। ये सब चीजें कहानी नहीं है, इसको पढ़ना है यार सीधा सिंपली। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एक ऐसे पदार्थ है जिसको एल्युमिनियम प्राप्त किया था, दिखने वाला पदार्थ होता है, एल्युमिनियम के लिए होता है, महत्वपूर्ण धातु होती है, लोहे जैसी होती है, इसकी लोहे के जैसे गुण होते हैं। और इतना याद रखना है, कहाँ पे पाई जाती है? अमरकंटक की पहाड़ियों में, बिलासपुर की पहाड़ियों में, मैकाल पहाड़ियों में, आदि पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो याद करना है इसको तो क्या करना है? याद करना है। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? इन खनिजों में धातु नहीं होते हैं। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु नहीं होते वो अधात्विक हो जाते हैं। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्थर में कम पाया जाता है, जो प्लेटो अथवा पत्थर में कम पाया जाता है। यह पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। यह पारदर्शी काले, हरे, लाल तथा भूरे रंग का होता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रिकल उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। यानी कि ये क्या है? ये ऐसा पदार्थ है अभ्रक जो कि इलेक्ट्रिकल सामानों में यूज किया जाता है। जैसे कि अभ्रक की छड़ हो गई, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी पदार्थ किनारा, बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है। कहाँ का इनका उत्पादक होता है? छोटा नागपुर के उत्तरी पठार में, और बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग में, पेटी में, इन सब का इस्तेमाल इसका किया जाता है। राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण अभ्रक उत्पादक है। अभ्रक उत्पादक के बारे में पूछा जाएगा जब आपको इन दोनों जगहों के नाम लेने हैं, ठीक है। इन दोनों जगहों के नाम लेने हैं जब अभ्रक के उत्पादन की जगह पूछी जाएगी। तो ये क्या करना है आपको? याद करना है। सब कंटेंट क्या है इसका? याद करने वाला है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। चूना पत्थर के कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है।
चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। खनिजों का संरक्षण, खनिजों का संरक्षण क्यों होता है? खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू परपटी का 1%। खनिज निर्माण की भूभार्विक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना में उनके पुनर्भ्रमण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरणीय योग्य है। कैसा है? सीमित है तथा अनवीनीकरणीय, मतलब इसको दोबारा नहीं तैयार कर सकते। भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है। तो इनका क्या करना जरूरी है? रिजर्व करना जरूरी है, इनको रोकना जरूरी है कि इस पर ज्यादा उपलब्ध लिमिट का इस्तेमाल किया जाए। खनिजों का संरक्षण कैसे हो? खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना पड़ेगा। निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते हैं। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग। पुनः चक्रण मतलब पहले इसका इस्तेमाल कर लिया, फिर ये बेकार हो गई, फिर दोबारा से इसको फैक्ट्रियों में दोबारा से इसको रिसाइकिल किया जाए और दोबारा से इसको तैयार किया जाए। ऐसा नहीं कि ये यूज हो गया इसको फेंक दो, फिर दोबारा नहीं आएगी। नहीं, जो धातुएं पुनः चक्रण के योग्य है उनको पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब ऊर्जा के संसाधन पढ़ते हैं। ऊर्जा के संसाधन क्या चीज है? खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन के में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बिना एनर्जी के तो कुछ संभव नहीं है। बिना एनर्जी के तो मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, बिना एनर्जी के तो खाने से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो हमारे लिए क्या है? ऊर्जा के संसाधन। देखो ये थोड़ा सा समझने लायक है। ऊर्जा के संसाधन का मतलब है ऐसा कोई सामान, ऐसी कोई चीज जिससे हमें ऊर्जा मिलती हो। जैसे हमको बिल्कुल सुबह से भूखे हैं, किसी काम करने की क्षमता नहीं आ रही है हमारे शरीर के अंदर, तो हमको क्या करना है? ऊर्जा, खाना खाना है। खाना खाओगे, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो ये क्या है? एक ऊर्जा का संसाधन है। क्या? खाना। तुम खाना खाओगे तो तुमको ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा का संसाधन है जिससे आप कार्य करने के लिए समर्थ बन पाओगे। तो ठीक है, तो ऊर्जा किससे मिलती है? जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे लिए क्या है? ऊर्जा के संसाधन है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। यूरेनियम सबसे महंगा पदार्थ है। यूरेनियम क्या है? सबसे महंगा पदार्थ है, जिसका एक टुकड़ा काफी महंगा होता है और इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये जो पेट्रोल से जितनी गाड़ी चलती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी तक चलेगी ये गाड़ी। ठीक है, ये सब क्या है? एरिया है जिन जगह पर चूना पत्थर का उत्पादन राज्य है। ये आप एक बार मैप को देख लेना जिससे आपको याद हो सके कि कौन कौन सी जगह पर कितने प्रतिशत है। बेसिकली पेपर में पूछा नहीं जाएगा। परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन क्या होते हैं? परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित है। ये कैसे है? परंपरागत साधन है, यानी लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह। और गैर परंपरागत साधन सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम बना रहे हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको खुद से, जैसे सौर ऊर्जा को हमने निर्मित किया हुआ है। और ये गैर परंपरागत कौन से? जिनको पहले से ही हमको मिले हैं, जैसे प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ हमको पहले से मिले हैं, कोयला हमको पहले उपले हैं, विद्युत के सम्मिलित है। ये सब चीजें कैसी हैं? परंपरागत है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है? परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? इसका उदाहरण सहित इसको समझाइए। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, जो हमें उत्खनन के बाद प्राप्त होता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति में किया जाता है। घरेलू की जरूरतों के लिए किया जाता है ऊर्जा की आपूर्ति में। कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। कोयले पदार्थों के लाखों वर्षों संपीड़न का मतलब है, अब देखो इसको समझ लेते हैं। ये लाइन थोड़ी सी समझने लायक है, इसका समझ लेते हैं कि निर्माण कैसे हुआ। हुआ कुछ यूं कि जो पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं? पादप पदार्थ। पादप पदार्थ मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जिनको पादप पदार्थ बोलते हैं, पेड़ पौधे हो गए, लकड़ी हो गई, ये सब चीजें क्या है? पादप पदार्थ है। तो इनका कई लाख वर्षों तक संपीड़न, मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, जब धरती, जैसे कहते हैं ना पुराने समय में धरती का उलट पलट हुआ, धरती उलट पलट हुई, सामान सब चीज नीचे दब गई, कई लाख वर्ष बाद फिर जब दोबारा से ये सब चीजें जनरेट हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है कि जब पेड़ पौधे काफी दिनों तक, काफी सालों तक जमीन के अंदर दबे हुए रहते हैं, काफी सालों तक जमीन के अंदर लकड़ी दबी रहती है, पादप दबे रहते हैं, पेड़ पौधे दबे रहते हैं। तो जब काफी दिनों तक ये सब चीजें क्रिया होती रहती है तो अंदर ही अंदर कोयले का निर्माण हो जाता है। वो सब चीजें पादप के किस में परिवर्तित हो जाती है? कोयले के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, पहले के समय की बात करूँ मैं, अगर बहुत पुराने समय की बात, तो सभी चीजें, जैसे कोई चीज बाढ़ आ गई एक जगह पर, वो पूरा जगह पानी से जलमग्न हो गया, फिर नीचे मिट्टी में दब गया, वो पूरा एरिया खत्म हो गया। अब कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद उस जगह पर फिर दोबारा से लोग रहने लगे, लोग रहने लगे। तो उस जगह पर खुदाई की जाए तो जितने भी
पादप थे, जितने भी पादप थे, कई दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हजारों वर्षों की बाद में बात करूँ, तो उस जगह को अगर खुदाई करी जाए, उस जगह की खुदाई में देख मिलता है कि जो पेड़ पौधे थे वो किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में। किसमें परिवर्तित हो जाते, कोयले के अंदर परिवर्तित हो, जो दब गए थे पेड़ पौधे, जो लकड़ी जो पादप जो दब गए थे वो सब किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पेड़ पौधे में। कई समय के बाद में कोयले का निर्माण पादप पदार्थों की लाखों वर्षों तक संपीड़न, संपीड़न मतलब दब जाते हैं तो उनका फिर क्या हो जाता है, संपीड़न हो जाता है, दब के बाद में फिर उसका धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दबने के समय के आधार पर जितना ज्यादा टाइम होगा उसको उतना ज्यादा वो निखर के आएगा। ये मैप है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। जो समझाने वाला टॉपिक होता है उस पर मैं खुद ही टाइम देता हूँ, जो समझाने वाला नहीं है, जिसको पढ़ना है तो उसको तो फिर मैं पढ़ के ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। पीठ, दलदलों में क्षय होते पादपों के पीठ उत्पन्न होता है, जिसे कम कार्बन नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। पीठ क्या है, एक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जो दलदलों के क्षय होते पादपों से पीठ उत्पन्न होता है। लिग्नाइट, यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जो मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है। इस पर आते हैं, गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन क्या है। दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज तथा बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन नदी और बरसा नदी, ये सब चीज कहां पर मिलती है, इस जगह पर प्राप्त होती है। ये पढ़ना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसको। अब आओ, ये इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पेट्रोलियम यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नेहक और उनके विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, 18% गुजरात से, 16% असम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस क्या है, इससे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैसों का पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, मुंबई हाई और सानिध्य क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको पढ़ना है। मैं बोला था ना आपसे, ये पीडीएफ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इसको पढ़ लो, किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये आपका क्या है, मैप है, जिसको आप पढ़ लेना। आणविक और तापीय इलाके कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए विद्युत, अब पढ़ते हैं विद्युत। विद्युत क्या है, ऊर्जा संसाधन है। विद्युत क्या है, ऊर्जा का संसाधन है, संसाधन, कितना हिंदी कमजोर है। ऊर्जा का क्या है, संसाधन है, ठीक है। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा विस्तृत है। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा विस्तृत है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन होती है उनका प्रयोग करके की जाती है, चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह एक नवीकरणीय योग्य साधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे बाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कॉपिल हाइडल परियोजना। ये सब परियोजना कैसी हैं, जो कि विद्युत को उत्पन्न करती हैं। पानी से विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, उम्मीद करता हूं मैं। जब टरबाइनों के ऊपर झरने का पानी गिरता है तो वो टरबाइन्स घूमती हैं तो उसके अंदर जो कॉइल होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से थे, याद है आपको, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जाएं। यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मेनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये सब क्या लिखने वाला कॉन्सेप्ट है, जो याद रखना है। सौर ऊर्जा क्या चीज होती है, अब देखो ये लिखने वाला टॉपिक है। सौर ऊर्जा क्या चीज होती है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सौर ऊर्जा क्या चीज होती है। जो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसको हम अगर सौर ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा मतलब सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य का जो प्रकाश है फोटॉन्स के रूप में आता है। फिर एक पैनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। उसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ होता है जो कि आपको 12th क्लास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उसमें से विद्युत उत्पन्न होगी, ठीक है, विद्युत उत्पन्न होगी। इसको सोलर पैनल परियोजना बोलते हैं, जो कि मोदी जी ने चलाई हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो जब सूर्य का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश जो है एक सोलर पैनल होता है उस पर आता है, तो उस पर जैसे ही गिरेगा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हो जाती है। इसी को हम बोल देते हैं सौर ऊर्जा। ठीक है, भारत में एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सोलर पैनल, जिसको हम बोलते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल जो क्या है, डायरेक्ट सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तापीय प्रभाव, क्योंकि टेम्परेचर जो है ताप की वजह से जनरेट होता है, सॉरी विद्युत जो है ताप की वजह से। भारत में ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसके प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा आपने देखी होगी, पवन चक्कियां चलती है जो बड़ी बड़ी जगह पर देखी होगी तुमने, एक एक जो है चक्र से घूमता रहता है, पवन ऊर्जा वाला सौर। शायद मेरे पास इसका चित्र हो एक आध दो, हाँ ये आप देखो, देखा होगा आप सभी लोगों ने इस तरीके की पवन ऊर्जा है। ये क्या है, काफी ऊंचाई पर होती है और ये अपना आप घूमती है, हवा चलती है, ज्यादा तेज हवा होगी तो ज्यादा तेज घूमेगी। तो इसके पीछे ना एक कुंडली लगी होती है, एक आर्मेचर लगा होता है, एक चुंबक के टाइप का। पूरा अगर एक्सप्लेनेशन जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। बस ये समझ लो कि जब जब ये घूमती है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अपना बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों बन जाती है, ये 12th क्लास में क्लियर हो जाएगा। भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल, मदुरई तथा तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रयोग की जाती है। पवन ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ही काम हमारे लिए करती है। बायोगैस, बायोगैस बायोकेमिकल गैस, जिसको गोबर गैस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गोबर गैस का रूप में एक दर्जा दिया गया है बायोगैस को। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस को उत्पन्न की जाती है। इसको हम गोबर गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं, जिससे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जिससे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करती है, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। यानी कि जो गोबर होता है, एक तो गोबर गैस के लिए काम आ जाता है और दूसरा खाद्य उर्वरक, खाद्य उर्वरक के रूप में भी काम आ जाता है, जो खेतों में डालते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ियां तथा पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं, लेकिन होता है कि नहीं होता है, इसको अभी भी डाउट में है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन के चलने और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई हैं। ये बस इनको याद रखना है आपको, भूतापीय परियोजना कौन कौन सी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, भूतापीय परियोजना कौन कौन सी है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण क्या क्या है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास में के सतत पोषणीय मार्ग में विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने की दो तरीके हैं। पहला, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को संरक्षित रखा जाए, फिजूल में ऊर्जा को खर्च नहीं किया जाए। नवीनीकरण, ऊर्जा संसाधनों को बढ़ता प्रयोग, यानी कि नवीनीकरण जो ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि और अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और जिससे सबको ऊर्जा की आपूर्ति हो सके, सब जगह पर ऊर्जा उपलब्ध हो सके। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम, यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग न होने पर बिजली बंद कर देना, रखना, यानी प्रयोग नहीं हो रही है तो एनर्जी को वेस्ट ना करना, उसको बंद रख देना, ऐसे ऊर्जा खत्म कम होगी। बचत करने वाली विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, बस यही था आपके इस चैप्टर के अंदर। ऊर्जा संसाधन सबसे ज्यादा जरूरी है और उसमें गैर परंपरागत और गैर परंपरागत पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, दो टॉपिक हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और ऊर्जा स्रोतों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये पीडीएफ आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, इसके अन्यथा आप कुछ भी मत पढ़ना। आई एम श्योर, मैं पूरा क्लियर हूँ। अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेते हो पूरा एंड तक आराम से और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग इसको याद कर लेते हो तो किसी भी और सोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।